नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि जागरण में। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारे साथ मौजूद है यूपी के बलिया से एक प्रगतिशील किसान रविंद्रनाथ चौबे जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि जागरण में। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए ऑडियंस को कि आप किस चीज की फार्मिंग करते हैं। खेती की प्रक्रिया में तो रबी से शुरू होती है, खरीफ है, जायद है। 3 फसलें लिए जाती हैं और 3 की सीजन होती है। सबसे मैं रबी के सीजन में आपके गेहूं, मक्का और आलू की खेती में करता हूँ, और खरीफ के सीजन में धान और दलहनी में से अरहर की इसकी, और साथ साथ खरीफ की मक्का की खेती विशेष करके होती है। अच्छा। और उस मक्के की खेती में बाद में जाके रबी में वो उसको आलू के खेत में बदल दिया जाता है। ओके। ताकि 2 लाभ होते हैं। और जायद के खेती में सब्जी लिया जाता है और मूंग की खेती की जाती है। तो सर, मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी फिलहाल आप किस चीज की खेती कर रहे हैं? अभी फिलहाल आपके सब्जी की खेती चल रही है। सब्जी में सर किस चीज की? सब्जी में खेती नेनुआ है। अच्छा। मिर्च है, भिंडी है। हाँ। करेले हैं। हाँ। लौकी है जी। इस खेती में। तो इसकी खेती आप किस तरह से मतलब करते हैं? बुवाई कैसे करते हैं? मतलब आप एक प्रगतिशील किसान हैं, तो आप दूसरे किसानों के लिए कैसे इंस्पिरेशन वाला काम आप कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें किसानों का आप बताएंगे। देखिए, पहले बीज की जो हम लोग लगाते हैं, इसके बीज की नर्सरी लगाते हैं। नर्सरी लगाने के बाद उसकी जो है थाली जो है खेत में उसको गाड़ते हैं जी। और नालियां में गाड़ते हैं कि नालियां बनी रहती है कि ताकि उसमें सिंचाई की पानी कम लगे। नाली में जाए, नाली में सिंचाई की पानी कम लगे, क्योंकि और वो जब वो तैयार हो जाती है, फसल जब तैयार हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो पूरे खेत की सिंचाई की जाती है। तब तक मैंने नाली से ही काम चलाया जाता है। और करेले की में खेती करने में बहुत ही पानी कम लगती है, उसको पानी की मात्रा कम लगता है। भिंडी में अधिक लगता है, लेकिन भिंडी की नर्सरी नहीं तैयार की जाती है। भिंडी की सीधी बुआई की जाती है और केवल लौकी की नर्सरी की जाती है, तो लौकी होती है जी। हाँ। दूसरी बात यह है कि मूंग की खेती जो हम लोग करते हैं, ये आलू की खुदाई करने के बाद मूंग की जायद की खेती करते हैं। जायद की तो उसमें हम मालवी 16, ये 60 से 65 दिन की वैरायटी है और 60-65 दिन में तैयार हो जाती है। नरेंद्र 1, नरेंद्र 2 जो कृषि नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के कुमारगंज की है, और मालवी 16 BHU से है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की वैरायटी है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप भिंडी की भी खेती करते हैं, तो एक भिंडी होती है, एक लाल भिंडी, एक हरी भिंडी, और कहा जाता है कि जो लाल भिंडी है वो लाल काशीमा वैरायटी के बीज से तैयार होता है और उसका प्राइस मार्केट में ज्यादा है, तो ऐसा क्यों सर? हमारे यहाँ हरी भिंडी है। अभी लाल भिंडी की उपज कम है, क्योंकि कोई किसान अभी कर रहे हैं, उसके विशेष में जानकारियाँ कम है उन लोगों के, और हरी भिंडी ले रहे हैं जी। दूसरी बात है कि भिंडी की समस्याएं नहीं है, आप थोड़ी सी पूछेंगे सब्जी के विषय में, तो मैं ये बताऊंगा कि सब्जी की स्थिति ये है कि यहाँ का मैं मार्केट देख रहा हूँ। जो आपने ये प्रश्न नहीं पूछा हमसे, लेकिन मुझे बाध्य होकर कहना पड़ रहा है कि किसानों की लागत के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। ये स्थिति है कि वहाँ 2-3 रुपये केजी जो है भिंडी और नेनुए मैंने केजी के हिसाब से खेत में से ले जा रहे हैं लोग जी। ये स्थिति है, जबकि किसान की लागत 200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से वो बेचारा पानी डालता है। और गर्मी की सीजन इतनी पड़ रही है, या इतनी मैंने लू चल रही है कि हर 2 दिन के बाद उसको पानी की जरूरत पड़ रही है। वो स्थिति में किसान अपनी सब्जी के बोने के बाद भी लागत नहीं निकाल पा रहा है। ये स्थिति है। मैं यहाँ दिल्ली की मार्केट में मैंने देखा कि यहाँ जो परवल है जो 80 रुपये और 70 रुपये केजी मिल रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ परवल की खेती सबसे अधिक होती है, क्योंकि
गंगे के किनारे हमारा गांव जिला बसा हुआ है और जमुना नदी और गंगा नदी के बीच में दोनों नदियां हैं। अब दोनों नदियों के रेत पर जितने परवल उगाए जाते हैं उतना कहीं नहीं होते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल बलिया जिला इसमें प्रथम स्थान रखता है परवल के उत्पादन में। लेकिन परवल की स्थिति जो है वहाँ 15 रुपए केजी मार्केट में है। और सोच लीजिए कि किसान किस भाव से उन मार्केट में देता होगा, क्या स्थिति है उन लोगों की। लेकिन परवल में यही खूबी होती है कि परवल में सिंचाई कम लगती है क्योंकि वो गंगा के तीरे रहते हैं और नीचे जो है नमी मौजूद रहती है, इसलिए उसमें नमी की वजह से उसमें सिंचाई कम लगता है। लेकिन बाकी खेतों में जैसे हमारे यहाँ तरबूज की खेती बहुत अधिक होती है, खरबूजे की खेती बहुत होती है, लेकिन उसमें भी पानी की मात्रा कम लगते हैं। लेकिन मार्केट स्थिति है कि मार्केट में दाम नहीं मिल रहा है और वो जो गाड़ी निकल रही है, कोई छोटा डीसीएम से भेज रहा है, कोई कुछ। पहले तो दाम मिले लेकिन अब दाम जो है कम मिल रहा है। जी सर, यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। जैसे हाल ही में हमने खबर देखी थी कि महाराष्ट्र का एक किसान है, पिंपली चिंचवड़ का एक किसान है, जो ऑनियन की फार्मिंग करते हैं, प्याज की खेती करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा वहां पर लू चल रही है कि उनकी प्याज की जो खेती उन्होंने की वो सब खराब हो गई। तो गुस्से में आकर के उन्होंने वो प्याज दूसरे लोगों को वो मुफ्त में बांट दिया और इस वजह से उनके प्याज के दाम गिर गए। तो ऐसे में फार्मर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ कोल्ड चेन की कमी है, सबसे बड़ी बात देश में। और उस स्थिति में किसानों को कम से कम जो छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार दे रही है पैसा, लेकिन इसको नेसेसरी कर दें। जो प्याज की खेती करते हैं उसके छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज बना दें ताकि उनके आधे खर्च जो अपने वहन कर लें, आधे खर्च में सरकार दे दे। उस हिसाब से जो है किसानों की प्रगति बढ़ेगी और वो कोल्ड चेन के वजह से वो किसान अपने पैदावार को बचा लेंगे। जी, जैसे कि सर लू है, गर्मी है, पानी नहीं है किसानों के पास और डीजल पेट्रोल ये भी सब महंगा होता जा रहा है, तो सिंचाई की भी समस्याएं, काफी तरह की समस्याएं आती हैं एक किसान के सामने। तो सर ऐसे टाइम पे किसान को किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे मतलब बढ़ना चाहिए? आप काफी मुझे एक्सपीरियंस दिख रहे हैं काफी, तो आप दूसरे किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे समस्या क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज्यादा हो गई और किसान के लिए खेती करना मतलब लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं किसान। देखिए, थोड़े समय के बाद एक छोटे सा मैं उदाहरण देता हूँ कि आपने सुना होगा ये रूस और यूक्रेन से जो लड़ाई हुई, उसमें जो है रूस में जो सबसे अधिक, यूक्रेन में सबसे बेसी गेहूं के उत्पादन होते थे और पूरे यूरोप में वो अपना गेहूं देता था। तो उनके वजह से में वहाँ का गेहूं आना बंद हो गया। और भारत सरकार ने जो विदेश में गेहूं नहीं भेजती थी उसको इन्होंने देना शुरू किया। उससे फायदा किसका हुआ? फायदा किसान को हुआ। जब हमारी उत्पादन अधिक बढ़ रही है और बाहर भेजा जाए तो किसानों को लाभ मिलेगा। जैसे आलू के लिए लीजिए, मैंने देखा कि हमारे यहाँ बाजार मार्केट में 12 रुपए किलो आलू वहाँ में मिलती है, 10 से 12 किलो पे किलो। यहाँ हमने दिल्ली मार्केट में देखा 30 रुपए केजी है। वो स्थिति में जब वो मार्केट में 12 रुपए होंगे तो किसान के जब घर मौजूद है तो वो कितने हो, जरा अपना हिसाब लगा लीजिए, 8 या 8 रुपए होंगे। तो ये स्थिति में कि क्या किसान कर पाएगा? वो स्थिति की जब तक मैंने बाहर के निर्यात नहीं किया जाएगा, बाहर जाएगी नहीं, तब तक किसान को फायदा होगा। तो आपने हम लोग कैसे परचेज करते हैं, कैसे भेजते हैं, जिसके विषय में आप बता रही थी। सबसे बड़ी बात है कि किसानों के पास अभी जो डीजल की दाम बढ़ गए हैं, उस स्थिति में किसानों को सबसे बड़ा घाटा लग रहा है। देखिए, कहीं कहीं विद्युत के द्वारा मोटर किसान लगाए हैं। ये जरूरी नहीं है कि जहाँ किसान जो विद्युत का मोटर लगाया हो तो उसके सारे चक माने खेत उसी जगह हो। कई प्लाट होते हैं किसानों को,
तो जहाँ डीजल उपलब्धता होती है, डीजल इंजन होते हैं, वहाँ भी अपना लगाता है। कितने किसान बहुत जो गरीब होते हैं वो अपने हर चक में डीजल नहीं लगा सकते हैं, डीजल इंजन नहीं लगा सकते हैं, तो उनको हर किसान से ही मैंने डीजल इंजन से भाड़े पर आपका वो घंटे के हिसाब से लेते हैं। वो घंटे के हिसाब से लेने के बाद वो 200 रुपये घंटे ले रहे हैं जी। वहाँ उनकी स्थिति बढ़ी। जबकि पहले जब डीजल की महंगाई नहीं थी तो वो 100 रुपये घंटा चलते थे, 80 रुपये घंटा चलते थे, लेकिन सीधे दुगने से भी अधिक दाम हो गए, 200 रुपये घंटे। 60 रुपये घंटा हम लोग ने चलाया है, 25 रुपये घंटा हम लोगों ने चलाया है, लेकिन डीजल के दाम बढ़ने की वजह से किसानों के सबसे बड़ी परेशानी आई है। दूसरी बात है कि जैसे हम लोग अपने डीजल के बढ़ने से जो हमको गाड़ी या वाहन मिल जाते थे सस्ते में मिल जाते थे, अब डीजल के दाम बढ़ने से हमारा लागत बढ़ा, लेकिन मेरे पैदावार का दाम नहीं बढ़ा। जैसे हमने यूक्रेन और रूस वाली बात की, आज मैंने गेहूं की स्थिति में जो है हम लोग जो बेच रहे हैं, कोई भी किसान क्रय केंद्र पर, सरकारी क्रय केंद्रों पर सरकार ने जो खोल रखे हैं एमएसपी पे, कोई भी किसान जो है गेहूं देने नहीं जा रहा है। क्या कारण है? कारण ये है कि आयात निर्यात के खुल जाने से, बाहर गेहूं की सप्लाई हो जाने की वजह से किसानों के बनिया ही उनके दरवाजे पे जाके 19 रुपये 1950 रुपये क्विंटल गेहूं दे रहे हैं। अब बताइए कि वो किसान कैसे ले जाएगा? किसान अपने लेबर लगा के बोरे में भरे, उसको उसकी सिलाई करे, उसके बाद जो है अपने साधन से ले जाए क्रय केंद्रों पर, वहाँ जो लोडर है उन लोगों लोडर को पैसा दे, अब प्लस जो है तब उनकी तौल होने के बाद 10 दिन में या 15 दिन में पैसे आएंगे, ये कोई ठीक नहीं है। लेकिन बनिया जो है दरवाजे पर जाके आपको 19.5 का रेट और तुरंत वो अपने पैसा देता है और ले जाता है, तो किसान अपना इससे अच्छा बढ़िया कर पाता है। ओके सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप कितने सालों से फार्मिंग कर रहे हैं? क्या आप इतने सालों से खेती करने के बीच में आपके जहन में कोई और प्रोफेशन चूज करने का ऐसा ख्याल नहीं आया कि खेती को ही क्यों आपने चुना? देखिए, खेती तो आपने बहुत ऐसा प्रश्न कर दिया कि मैं जन्मजात कहा जाए तो मैं जन्मजात कृषक हूँ। अच्छा। क्योंकि कृषक का जन्म ही एक किसान परिवार में होता है तो जन्मजात ही होता है। जी, तो सर आप कितने टाइम से खेती कर रहे हैं? हम? हाँ जी। कितने साल से? हाँ जी। तो मैंने कह दिया जन्मजात ही है, जो तो मेरी पैदाइश ही मैंने खेती से ही है। देखिए, एक ऐसी चीज है, बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छी बात क्या है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं बन सकता है जी, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर नहीं बन सकता है, लेकिन एक किसान का लड़का ये किसान बन सकता है। तो ये मेरी जन्मजात। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखा आपने किस तरह से यूपी के 63 साल के किसान अन्य किसानों के लिए प्रेरणा सोर्स का काम कर रहे हैं और काफ़ी सीजनेबल फार्मिंग ही करते हैं, धान की, मक्के की, आलू की फिलहाल ये खेती कर रहे हैं और बेहतरीन खेती में अच्छी लागत के साथ मुनाफा ये सालों साल कमा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।